केंद्र और सभी राज्य सरकारों से ये बताने को कहा है कि प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक PNDT कानून के पालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस कानून के तहत प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिबंधित है। न्यायालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर को हाल की बाढ़ को देखते हुए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। एक विशेष अदालत ने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को रेलवे में नौकरी के बदले 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में नए सम्मन जारी कर सरकारी गवाह के तौर पर इस महीने की 22 तारीख को पेश होने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अदालत में हाजिर होने से छूट मांगी थी। न्यायालय ने कल उन्हें ये छूट देते हुए स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई की अगली तारीख पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री बंसल को जिस मामले में सरकारी गवाह के तौर पर बुलाया गया है, उसमें उनका भांजा विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार और 8 अन्य लोगों पर मुकदमा चल रहा है। इस वर्ष जुलाई में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर $3.5 अरब तक पहुंच गया। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले साल की जुलाई में देश में $1 अरब 65 करोड़ का सीधा विदेशी निवेश आया था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जुलाई के 4 महीनों के दौरान विदेशी निवेश में 52% की वृद्धि हुई और ये $10 अरब 73 करोड़ रहा। पिछले साल इसी अवधि में $7 अरब 5 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ था। दूरसंचार क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि हथियारों की अवैध बिक्री में संलिप्त पाए गए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कदाचार के लिए विभागीय कार्रवाई क्यों न की जाए। न्यायमूर्ति HL दत्तू की पीठ अटॉर्नी जनरल की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि 500 रुपए का जुर्माना लेकर या फटकार लगाकर छोड़ने से अधिकारी पद से दोष का दाग नहीं हटता। अपने पूरे करियर के दौरान जब कानून और सेना की नजर में दोषी रहता है और उसे पदोन्नति नहीं मिलती। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के गृह मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों की बैठक आज से काठमांडू में शुरू हो रही है। बैठक में आतंकवाद की रोकथाम, समुद्री सुरक्षा, मादक पदार्थों और भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने, साइबर अपराध और आपराधिक मुद्दों में आपसी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 3 दिन की इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को शामिल होंगे। उनके साथ गृह सचिव अनिल गोस्वामी और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वास प्रकट किया है कि भारत और वियतनाम के बीच आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। वियतनाम के अपने 4 दिन के दौरे के आखिरी दिन श्री मुखर्जी ने कहा कि दोनों देश लगातार आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिससे अनेक नए कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान हुए समझौतों से दोनों देश के संबंध और आगे बढ़ेंगे, जिससे दोनों देश की जनता को फायदा होगा। राष्ट्रपति आज दोपहर स्वदेश लौट आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल परिसंघ फीबा ने कहा है कि प्रायोगिक आधार पर खिलाड़ियों को धर्म के अनुसार सिर ढकने के लिए हिजाब, साफा और पगड़ी पहनने की अनुमति होगी। फीबा के केंद्रीय बोर्ड ने खिलाड़ियों को 2 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए ये अनुमति दी है। जुलाई में चीन में फीबा एशिया कप के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के 2 सिख खिलाड़ियों से पगड़ी उतारने को कहा गया था। मैच अधिकारियों ने खिलाड़ियों से कहा था कि वे फीबा के नियमों को तोड़ रहे हैं और उन्हें पगड़ी पहनकर खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Sanjay Mattu. Chinese President Xi Jinping will arrive in Ahmedabad today on a 3-day visit to India. In a special gesture, Prime Minister Narendra Modi will receive Mr. Jinping at the airport. The 2 leaders will hold talks and some agreements are likely to be signed. Thereafter, the visiting dignitary will visit the Sabarmati ashram. Xi Jinping will also walk along the Sabarmati riverfront, witnessing folk art forms and dances. Mr. Modi will host a private dinner for the Chinese president, after which he will leave for New Delhi. Former Railway Minister Pavan Kumar Bansal has been issued fresh summons by a special court. He has been asked to appear before the court on the 22nd of this month to depose as a prosecution witness in the 10 crore rupees cash for post railway bribery case. He had sought exemption from personal appearance on health grounds. The court, while allowing him exemption from personal appearance yesterday,
made it clear that this would not be allowed on the next date of hearing. Bansal has been summoned as a prosecution witness in the case in which his nephew, Vijay Singla, suspended Railway Board member Mahesh Kumar, and 8 others are facing trial. The Supreme Court has directed the centre and the states to give details of what action they have taken and what results have been achieved to stop female feticide in the country. Saying that laws are not being implemented and everything is being left to fate, a bench headed by Justice Deepak Mishra yesterday directed the centre and all state governments to give details of what action they have taken to implement the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, or PNDT Act, that prohibits prenatal sex determination. The bench directed that health secretaries of states should file their affidavits within 4 weeks. It, however, granted 6 weeks' time to Jammu and Kashmir in view of the recent flood in the state. President Pranab Mukherjee has exuded confidence that the strategic partnership between India and Vietnam will touch new heights as the two countries have infinite opportunities of mutual cooperation. Mr. Mukherjee, who is in Ho Chi Minh City on the concluding day of his 4-day state visit to Vietnam, said that the two countries have been continuously engaged in enhancing collaboration in areas of mutual interest. The President said that the agreement signed during the visit will take their relationship to a new level, benefiting people on the two sides. India and Vietnam also discussed securing sea lanes as part of the effort to counter terror and transnational crimes with an aim to preserve nautical trade between the two countries. The President will be back home this afternoon. The 6th meeting of the South Asian Association for Regional Cooperation, or SAARC, ministers and secretaries of Interior, Home and Immigration authorities will be held in Kathmandu from today. It will focus on issues like suppression of terrorism, maritime security and piracy, narcotic drugs and psychotropic substances, combating corruption, cyber crimes, and mutual assistance in criminal matters. The 3-day meeting will begin at the Joint Secretary level, followed by Secretary and Home Minister level meetings. Home Minister Rajnath Singh will attend the conference on Friday. The US has extended its sympathies to the flood-affected people of Jammu and Kashmir and pledged to send $250,000 as relief. Charge d'Affaires Ambassador Kathleen Stephens announced that the US intends to provide the money to select NGOs through the US Agency for International Development, USAID. Iran and 6 major world powers, the United States, Britain, France, Russia, China and Germany, will resume another round of talks in New York today over Tehran's nuclear program. The 2-day talks are being held on the sidelines of the UN General Assembly session. The two sides had earlier set July 20 as a deadline to arrive at a comprehensive deal, but the deadline was extended till November the 30th. Ukraine's parliament has ratified a landmark European Union pact that decisively steers the former Soviet state towards the West and away from Russian influence. President Petro Poroshenko told lawmakers that the ratification of the association agreement in a simultaneous vote with the European Parliament in Strasbourg was a first step towards membership of the European Union. Foreign direct investment, or FDI, flows into India more than doubled to $3.5 billion in July. The data released by the Department of Industrial Policy and Promotion said that in July last year, the country had received FDI worth $1.65 billion. It said during April to July this fiscal, foreign inflows grew by 52% to $10.73 billion as compared to $7.05 billion in the same period last year. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी का कोटला केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार MV स्वराज मायाबंदर होते हुए कोलकाता की यात्रा पर आज सवेरे 8 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करेगा। MV चौरा शुक्रवार 19 तारीख को सुबह 7 बजे हडबे होते हुए कार निकोबार के लिए हैदराबाद से छूटेगा और इसकी वापसी शनिवार 20 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे कार निकोबार से छूटकर हडबे होते हुए प्रोग्राम के लिए होगी। बैंकॉली होते हुए कैमरे की यात्रा पर MS सैमसन शुक्रवार 19 तारीख को दिन में 10 बजे हैदराबाद से जाएगा।
इसकी वापसी रविवार